to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नफेस सिंह राठी मेरे मामा थे। मैं काफ़ी समय से उनकी गाड़ी में ड्राइवरी करता रहा हूँ। 25 फरवरी को सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर हम लोग असौदा गांव से बहादुरगढ़ वापस आ रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था। मामा नफेस सिंह राठी बगल की सीट पर बैठे हुए थे। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर संजीत और जयकिशन बैठे हुए थे। गाड़ी शाम करीब 5:15 बजे बराही रेलवे फाटक से पहले रुकी। तभी एक सफ़ेद रंग की i20 कार बगल में आकर के रुक गई। उसमें से 5 लड़के उतरे और फिर हम लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावर लगातार चिल्ला रहे थे कि इन्हें सतीश, कर्मवीर और नरेश कौशिक से दुश्मनी करने का सबक सिखा दो। ये बातें FIR में राकेश ने लिखवाई हैं। राकेश नफेस सिंह राठी के भांजे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी की 25 फरवरी को हरियाणा के बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज हम विस्तार से इस खबर पर बात करेंगे, नफेस सिंह राठी मर्डर केस पर। और इस हमले की जो मॉडस ऑपरेंडी है, हाल की कुछ और हत्याओं की याद दिलाती है वो। क्यों पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में इस तरह के अपराध बार बार देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात होगी इंडिया इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है, उसका दूसरा आखिर सेकंड लास्ट मैच का आज नतीजा जो है आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी एक फैसला आया ज्ञानव्यापी के मसले पर। इन दोनों खबरों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफेस सिंह राठी मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के रहने वाले थे। हमलावरों ने राठी और उनके साथ कार में सवार लोगों पर 40 से 50 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में राठी के अलावा पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। 2 लोग घायल भी हुए हैं, जबकि हमलावरों ने ड्राइवर को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि जाकर के इनके घर पर बता देना, खबर कर देना। ये पूरी घटना कैसे घटी, क्यों लगता है कि हमलावरों ने पूरी प्लानिंग से, पूरी तैयारी से ये मर्डर किया, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नफेस सिंह राठी के बारे में जान लेते हैं। 1996 में हरियाणा में एक नई पार्टी ने जन्म लिया। इस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल लोकदल, छोटा नाम इनेलो। पार्टी की स्थापना की देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने। इनेलो को हरियाणा में किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास की वकालत करने वाली पार्टी के तौर पर खड़ा किया गया और इसी नई नवेली पार्टी के टिकट पर बहादुरगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े नफेस सिंह राठी। 1996 में ही 1996 के चुनाव को और 2000 के चुनाव को वो लगातार 2 बार जीते इसी सीट से और वो विधायक बने। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में राठी को कांग्रेस के राजेंद्र सिंह ने हरा दिया। उसके बाद राठी ने 2009 में रोहतक लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव लड़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, भूपेंद्र हुड्डा के जो बेटे हैं। लेकिन 4 लाख से भी ज़्यादा वोट से वो ये चुनाव हार गए। 2019 में फिर बहादुरगढ़ से विधायकी लड़ी, लेकिन इस बार भी वो जीत नहीं सके। चर्चा थी कि इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में वो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच नफेस सिंह 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रहे, एक बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे। जनवरी 2020 में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राठी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। तब से वो लगातार इस पद पर बने हुए थे। 25 फरवरी को नफेस सिंह राठी की गाड़ी बहादुरगढ़ की एक रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने की वजह से रुकी हुई थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक i20 कार उसी वक्त नफेस सिंह राठी की गाड़ी का काफ़ी दूर से पीछा कर रही थी और जब नफेस सिंह की गाड़ी बराही फाटक के पास पहुंची तो हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। हमले के बाद नफेस सिंह राठी और घायलों को ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक नफेस सिंह और उनके एक सहायक जयकिशन की मौत हो चुकी थी। देखिए बराही रेलवे क्रॉसिंग से ही आज तक के हमारे साथी अरविंद ओझा की रिपोर्ट। नफेस सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार से सवार होकर बहादुरगढ़ के इसी रेलवे फाटक से गुजर रहे थे। तभी ट्रेन आ रही थी और इस वजह से जो रेलवे का फाटक है वो बंद था। जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफेस सिंह राठी को
एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो जाती है। दो लोग जो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मौका वारदात पर अगर आप देखें तो ये जो फॉर्च्यूनर कार के शीशे हैं ये बिखरे पड़े हैं। जो पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग नफे सिंह राठी की कार पर हुआ और इसी वजह से कई गोलियां नफे सिंह राठी को लगी। यह भी बताया जा रहा है कि जो हमलावर हैं उनके निशाने पर नफे सिंह राठी ही थे, जबकि जो एक कार्यकर्ता था वो भी हमलावरों का निशाना बना। झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने बताया है कि जांच के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि सीआईए और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को लगा दिया गया है। कुल 2 डीएसपी की अगुवाई में 5 टीमें बनाई गई हैं। दूसरी तरफ इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है कि नफे सिंह ने जान का खतरा बताकर सरकार से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। मैंने तुरंत एसपी जो झज्जर है उससे फोन पे बात करी, बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। इस हत्याकांड पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नफे सिंह राठी जी और जय किशन जी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये मुद्दा 26 फरवरी को हरियाणा विधानसभा में भी जोर शोर से उठा। विपक्ष की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया गया। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने सदन को सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया। आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी भी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कि ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। अब बात की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। हमलावरों ने नफे सिंह राठी का अभिवादन करने के बहाने उनकी गाड़ी के बगल में गाड़ी लगाई थी और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले के तरीके से पता चल रहा है कि राठी की गतिविधियों की, उनकी दिनचर्या की ज़बरदस्त रैकी की गई थी। हमलावरों को पता था कि वो कब घर से निकलेंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, कहाँ उनकी गाड़ी रुक सकती है, और यहाँ तक ये भी पता था कि वो गाड़ी की किस सीट पर बैठकर जनरली निकलते हैं। राठी खुद ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठे थे, पीछे की सीट पर उनके गनमैन थे। हमलावरों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर उसी तरफ गोलियां बरसाईं जिस तरफ राठी बैठे हुए थे। हमलावरों का टारगेट सीधा राठी पर ही था, इसलिए उन्होंने गाड़ी पर सामने की तरफ से कोई फायर किया ही नहीं। इसलिए हमले में गाड़ी के साइड का शीशा टूटा हुआ है, लेकिन विंडशील्ड सलामत है। यानी हमलावर जानते थे और तैयार थे कि राठी गाड़ी में कहाँ बैठते हैं। ये अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, टारगेटेड फायरिंग थी। क्राइम की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार ऐसा मानते हैं कि ऐसी ही रेकी 2022 में
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के समय भी की गई थी और फिर ऐसे ही सड़क पर रुकी हुई कार पर हमला किया गया था। एक जैसी मॉडस ऑपरेंडी होने के चलते हमले का शक जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। हालांकि किसी गैंग ने हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक सुपारी किलिंग हो। हालांकि एफआईआर में जिन 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, राठी के एक पुराने राजनीतिक विरोधी और बीजेपी नेता नरेश कौशिक भी उसमें शामिल हैं। उनकी बात आगे होगी। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह से हुई हत्याओं के फुटप्रिंट फॉलो करें तो उत्तर भारत में खासतौर से तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गैंगस्टर गतिविधियों के पांव पसारने के सबूत मिलते हैं। वो गैंगस्टर जो सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देते हैं, हथियार लहराते हैं। क्या ये कोई सडन राइज है? क्या राठी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का एंगल एक सीरियस एंगल हो सकता है? हमने पूछा कुछ एक्सपर्ट्स से। देखिए, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो मैं जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, मैं स्पॉट पे सबसे पहले पहुंचा मानसा, तो वहाँ पे जो पैटर्न देखने को मिला वो ये समझ में आया कि थार को चेस किया गया। जो किलर्स थे वो बहुत अच्छे शूटर थे, उनके पास वेपन्स बहुत अच्छे थे, उसमें एक रशियन असॉल्ट भी थी उनके पास। तो उन्होंने गाड़ी को ऐसे घेरा कि उसकी थार को निकलने का रास्ता ना मिले और उसके बाद चारों तरफ से फायरिंग की गई और फायरिंग ऐसे की गई कि जो शख्स यानी सिद्धू मूसेवाला जो उनका टारगेट है उसी पे ही गोलियां लगें। और आप अगर उसकी थार देखेंगे तो आज भी उसमें 50-60 गोलियों के निशान आपको चारों तरफ से नज़र आएंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस थार में सिद्धू मूसेवाला के अलावा 2 लोग और मौजूद थे, लेकिन वो 2 लोग आज भी सही सलामत जिंदा हैं। और इतनी फायरिंग होने के बाद, 60-70 राउंड फायरिंग होने के बाद उन 2 जो थार में बैठे हुए शख्स जिंदा बचे और सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। वो पैटर्न सेम यहाँ पे नज़र आता है इस मर्डर में कि जिसको मारना था वही टारगेट बना और उसमें बाकी लोग जो थे वो जिंदा बच गए। उन्हें कहा गया कि तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाके बता देना कि जो गवाही देगा हम उसके खिलाफ उसको ऐसे ही मार डालेंगे। तो ये पैटर्न बताता है। और जो वेपन्स यूज़ किए गए हैं 9mm असॉल्ट, तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडाई जो है वो काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग की इस मोडस ऑपरेंडाई पे वो करते हैं ऐसे किलिंग। तो और किलर्स चूँकि बहुत ही शार्प थे, ये आप उससे नज़र आता है जिस तरह से फायरिंग की गई है। करीब 30-40 राउंड फायरिंग हुई है वहाँ पे और वेपन्स बहुत अच्छे यूज़ किए हैं सारे किलर्स ने। तो इसलिए मैच किया जा रहा है कि लॉरेंस, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी कि लॉरेंस इसमें है या नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से सुपारी दी गई है, वो चाहे लॉरेंस गैंग के दी गई हो, चाहे लकी पटियाल को दी गई हो या बम्बिहा गैंग को दी गई हो या फिर और भी हरियाणा के जो गैंग्स हैं उनको दी गई हो, लेकिन है ये सुपारी किलिंग। दिस इज मुझे लगता है कि 100% ये सच है। देखिए, ये नफे सिंह जो हैं वो ठीक है INLD के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनके कई जगह पर और भी इन्वॉल्वमेंट थी और पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी का जो पॉइंट है, मेरे को लग रहा है कि इनको पॉलिटिकल इशू की वजह से नहीं मारा गया, बजाय कि प्रॉपर्टी कुछ डिस्प्यूट्स होंगे या ये गैंगस्टर चाहते होंगे कि वो कुछ उनको पैसे वैसे दें। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये चांसेस ज्यादा हैं। और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आजकल हर एक चीज में वो डाल देते हैं, तो अभी बहुत जल्दीबाजी हो गई ये कहना कि वो उनका ही गैंग है। पर डेफिनेटली गैंग है। जिस तरह से सारा आपने बताया कि ये गैंग, जिस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, उसमें डेफिनेटली लगता है कि कोई गैंगस्टर्स ये हैं ये। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसमें प्रॉपर्टी का एंगल ज्यादा है। लेकिन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे समाज की, कौन से ऐसे लूप होल्स हैं हमारी सोसाइटी के जो इन गैंग्स के लिए खाद पानी का काम करते हैं? हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, 2 ही चीज़ों की लड़ाई है। एक तो वर्चस्व की लड़ाई है, दूसरी ज़मीन जायदाद की लड़ाई है। और ये राइवलरी बहुत पुरानी चली आ रही है। आप अगर दिल्ली की बात करें तो नजफगढ़ में 100 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। किशन पहलवान का अलग गैंग हुआ करता था, अब उसमें ज़मीन का विवाद शुरू हुआ। एक पक्ष ने मर्डर किया, फिर दूसरे ने रिटेलिएशन में किया, फिर दूसरे ने तीसरे का किया। ऐसे होते होते करीब 250 मर्डर हो चुके हैं वहाँ पे। तो इसी तरह हरियाणा का है। और आप हाल ही में राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी एक वो जो किलिंग हुई गोगामेडी की, वो भी एकदम इसी पैटर्न पे हुई कि जैसे लगता है कि 2 बिरादरी, 2 जातियों को अलग अलग फैला दिया गया हो। लेकिन जहाँ तक पंजाब की किलिंग्स का सवाल है, पंजाब में जो गैंग है, पंजाब के आज की तारीख में भी 2 ही गैंग है। एक बम्बिहा गैंग है जो लकी पटियाल चलाता है आर्मीनिया में बैठ के, जबकि दूसरा गैंग है गोल्डी और लॉरेंस का। लॉरेंस जेल में है, गोल्डी बताते हैं कनाडा में है।
तो ये अपने गैंग वहाँ से चला रहे हैं। उसमें धर्म जात बिरादरी जैसी चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वहाँ की जो लड़ाई है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की लड़ाई है, म्यूज़िक इंडस्ट्री के वर्चस्व की लड़ाई है। जैसे कि एक ज़माने में मुंबई में अंडरवर्ल्ड होता था और मुंबई की फिल्मों में अपना राज करना चाहता था दाऊद इब्राहिम, उसी तरह से ये दोनों गैंग जो पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री है उस पर अपना राज करना चाहते हैं। उसी की वर्चस्व की लड़ाई में ये मर्डर हो रहे हैं, उसी की वर्चस्व की लड़ाई में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गैंगस्टरिज्म कोई नई चीज नहीं है पंजाब में। ये इन 1970s में भी थी और उससे भी पहले भी थी। और जब मिलिटेंसी हुई यहाँ पर 80s और 90s में, तो कुछ सेक्शन जो थे वो उन्होंने मिलिटेंसी की आड़ लेकर अपना काम करते रहे। लेकिन उसके बाद कोई 15 साल जब गवर्नमेंट खड़कों के पीछे पड़ गई और मिलिटेंसी को खत्म करने की कोशिश की, तो ये सारे अंडरग्राउंड हो गए। 10-15 साल ये ज्यादा कि इनकी एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब नॉर्मलाइज हो गई सिचुएशन, नॉर्मलाइज हो गई, तो ये दोबारा एक्टिवेट हो गए। और इस बार ही क्या हुआ कि खास ये था कि सोशल मीडिया आ चुका था। तो जो पहले इनकी विजिबिलिटी इतनी नहीं थी, वो सोशल मीडिया के थ्रू, बेटर कम्युनिकेशन के थ्रू सामने आने लग पड़ी। और जो ये वर्ग है वो अब ये चाहता है कि हमारा नाम भी हो, हम गैंगस्टर कहलाएं। तो वो जो है इसलिए लॉरेंस बिश्नोई और 2-3 और जो गैंग्स हैं वो जो हैं ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और एक तरह का जो फैशन बन गया है कि हम गैंगस्टर्स हैं। मेरे को नहीं लगता कि क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी कोई कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि वो उनको तो अपना जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं या वो ब्लैकमेल कर सकते हैं या अपनी अथॉरिटी को करवा सकते हैं। तो वो कास्ट ज्यादा प्रोमिनेंट चीज नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसा ग्रुपिज्म नहीं देखी गई है कि किसी की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की के वो गैंगस्टर्स हों। इनको तो जहां से भी मिल जाए उनके लिए वही अच्छा। अब बात एफआईआर की डिटेल्स की। नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस ने कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया है। इन 12 में से 7 नामजद हैं, 5 अज्ञात हैं। एफआईआर में दर्ज नाम हैं बीजेपी नेता नरेश कौशिक, सतीश नंबरदार, रमेश राठी और राहुल। सतीश नंबरदार हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मांगेराम राठी के पुत्र हैं। नफे सिंह राठी की मांगेराम राठी के परिवार से अदावत की कहानी पुरानी है। 2023 में नफे सिंह को जगदीश नंबरदार नाम के एक व्यक्ति की आत्महत्या के केस में आरोपी बनाया गया था। जगदीश नंबरदार मांगेराम राठी के पुत्र थे और सतीश नंबरदार के भाई, वही सतीश जिनका नाम अब नफे सिंह हत्याकांड के आरोपियों में आ गया है। 11 जनवरी 2023 को जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद नफे सिंह राठी और उनके भांजे सोनू पर नंबरदार को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। आत्महत्या के इस मामले में पिछले साल अगस्त महीने में नफे सिंह राठी को हाईकोर्ट का नोटिस मिला था। मृतक जगदीश नंबरदार के भाई सतीश नंबरदार ने राठी की जमानत रद्द करने की याचिका भी दायर की थी। 24 जनवरी 2023 को इस मामले में राठी को अग्रिम जमानत मिल गई थी। सतीश नंबरदार ने राठी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि आरोपी केस के गवाहों को अभी भी धमका रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने उपरांत अपने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी, सभी को कलेक्ट किया जाएगा। नफे सिंह के ड्राइवर ने एफआईआर में ये भी लिखवाया है कि हमलावरों ने जाते जाते उनसे कहा कि तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि घर जाकर बता देना कि नरेश कौशिक, कर्मवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी और राहुल और कमल के खिलाफ कभी भी अदालत में गए तो सारे परिवार को मार देंगे। इस एफआईआर में दूसरा बड़ा नाम है नरेश कौशिक का। एक राजनीतिक अदावत नफे सिंह राठी से उनकी भी रही है। हुआ यह था कि 2014 में नफे सिंह ने इनेलो छोड़ करके, इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, इस आस में कि चुनाव में बीजेपी से टिकट मिल जाएगा और ये हार का क्रम टूटेगा। फील्डिंग भी जमाई थी उन्होंने, लेकिन ऐन मौके पर टिकट की दौड़ में वो पिछड़ गए और उन्हें पछाड़ा किसने? नरेश कौशिक ने। कौशिक को बीजेपी से बहादुरगढ़ विधानसभा से टिकट मिल गया और वो जीत भी गए। 2014 में विधानसभा चुनाव भी हुए थे हरियाणा में, सिर्फ लोकसभा ही नहीं हुए थे। राठी निर्दलीय लड़े और वो चुनाव हार गए। 2019 विधानसभा चुनाव तक राठी फिर इनेलो में लौट चुके थे। पार्टी ने टिकट दिया और वो फिर बहादुरगढ़ विधानसभा से उतरे। सामने थे बीजेपी से नरेश कौशिक। हालांकि इस बार दोनों ही नेता हार गए। कांग्रेस के राजिंदर सिंह जीत गए। इन 2 चुनावों ने दोनों को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया
और अब नफे सिंह राठी मर्डर केस में नरेश कौशिक पर भी आरोप लगाया गया है। उधर नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र ने कहा है कि जब तक एफआईआर में दर्ज सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक वो पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दिन दहाड़े एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हरियाणा में कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है, साथ ही समाज के स्तर पर भी गंभीर चिंताएं पैदा करती है। कोई किसी को किसी भी वक्त हमला करके मार सकता है और फरार हो सकता है। ये किसी भी सरकार के लिए अप्रिय स्थिति है, होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अपराधी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। शुरुआत ज्ञानवापी से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दी और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना को जो कानूनी चुनौती दी गई थी उस याचिका को रद्द कर दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। हुआ यूँ था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद इसके तहखाने को खोल दिया गया था। जब तहखाना खोल दिया गया तो हिंदू पक्ष ने कहा कि अब उसमें पूजा करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। मामला कोर्ट पहुंचा। हिंदू पक्ष की दलील थी कि नवंबर 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ को रुकवा दिया था, इसे फिर से शुरू कराया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी, जिस पर 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला सुनाया। इसके तहत हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा अर्चना वहां शुरू कर दी। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष के लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। मांग की गई कि पूजा पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब आज इस पर फैसला आ गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। और अगली खबर रांची के क्रिकेट मैदान से। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया और उसी के साथ 3-1 से सीरीज भी अपने नाम कर ली। सीरीज का एक मैच अभी बाकी है, लेकिन आज क्रिकेट की बात इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो खेल नौजवानों ने खेला है वो आश्वस्त करता है। विराट कोहली, मोहम्मद शमी, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, 4 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के बिना खेलने उतरी टीम और उनकी जगह आए कुछ नौजवान, और उनकी आमद ये बता रही है कि वो अभी रहेंगे। उनका नाम हम अभी कई दिनों तक सुनते रहेंगे। पहला नाम यशस्वी जायसवाल, दूसरा नाम सरफराज खान और तीसरा नाम ध्रुव जुरेल। ये सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने एक साथ कई सूखे खत्म करने की उम्मीद जताई है। टीम इंडिया में सिर्फ 8 टेस्ट पुराने यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज में लगातार 2 डबल सेंचुरीज जमाई। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए और ध्रुव जुरेल ने दिखाई प्रेशर में चमकने की काबिलियत। चौथे टेस्ट की पहली पारी में 90 रन और दूसरी में नॉट आउट 39 रन, और दोनों ही पारियां तब आईं जब टीम थोड़ा संकट में थी। ये 3 खिलाड़ी इस सीरीज में हमारे हासिल रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी इस धमक को नोटिस किया। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि 5 विश्वस्तरीय खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी, टॉस का हारना, पहली पारी में पिछड़ना, इसके बाद भी एक शानदार जीत हासिल कर लेना। टीम इंडिया को इस जीत के लिए पूरा क्रेडिट जाता है। कई युवा भारतीय खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और ये खिलाड़ी लंबे समय तक टीम में बने रहने वाले हैं। रांची में भारत को जीत के लिए 192 रन का टारगेट मिला था। चौथे दिन की मुश्किल पिच पर टीम इंडिया भी विकेट जल्दी जल्दी खो रही थी, लेकिन भारत ने 5 विकेट खोकर के ये टारगेट हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने दिखाया कि अब वो परिपक्व खिलाड़ी बनने की ओर हैं। ध्रुव जुरेल मैन ऑफ द मैच रहे, 39 रन बनाए उन्होंने। 5वां और अंतिम टेस्ट मैच 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। धर्मशाला से याद आया कि मैदान बहुत ही खूबसूरत है धर्मशाला का। कभी मौका मिले तो वहाँ जाकर मैच देखिएगा, वरना टीवी तो जिंदाबाद है ही। चलते चलते एक सलाम उस कलावंत को जिनकी देह आज बीत गई। मशहूर गायक पंकज उधास हमारे बीच नहीं रहे। पंकज उधास के परिवार ने बताया कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी बेटी नायाब उधास ने परिवार की तरफ से अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि भारी दिल के साथ ये बताते हुए दुख हो रहा है कि पद्मश्री पंकज उधास का लंबी बीमारी की वजह से 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया। नाम फिल्म के गाने चिट्ठी आई है ने पंकज उधास को जो मकबूलियत दी वो सभी जानते हैं, और किसी एक ही गाने की क्या बात करें, कितनी ही गज़लों के ज़रिए उन्होंने हमें हमारे हिस्से की राहत और बेचैनी बख्शी। लल्लन टॉप की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। यारा तेरी गलियों में यादें हुई आवारा, यारा तेरी गलियों में यादें हुई आवारा। रग रग बहती यादें, दर दर बहती यादें, रग रग बहती यादें, दर दर बहती यादें। सोई सोई हर गली से उठ रही हैं सर्द सांसें भीगी रातें। यारा इन्हीं राहों पे था दिल किसी ने